गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज वीडियो करने वाले हैं हम लोग अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स। ये फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स है, ठीक है। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का कंप्लीट मार्च का जो वीडियो था करंट अफेयर्स का, वो प्लेलिस्ट में पड़ा है, उसको भी देख लीजिएगा। और उन वीडियो को जरूर देखा कीजिए, खासतौर से करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ रहती हैं, क्योंकि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करेगा आप लोगों को। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, अभी टेंटेटिव डेट क्या है यूपीपीसीएस प्री 2024 की? जुलाई है ना। तो जहाँ तक संभावित लग रहा है कि जुलाई में भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा मतलब दोस्तों के माध्यम से पता चला है, कमीशन में रहते हैं जो। अब कोई मैं मोहर लगा के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद एक्सटेंड हो, अक्टूबर में एग्ज़ाम हो। तो जैसा भी हो वो तो आके पता ही चल जाएगा। कहने का मतलब बस इतना है कि साथ में मेंस का भी आप लोग देखते रहें। ऐसा नहीं कि प्री की डेट तक आप लोग सिर्फ प्री पढ़ते रहें, है ना। तो टाइम चूँकि ज़्यादा है तो अपना मेंस का भी देखते रहें, राइटिंग जो प्रैक्टिस होती है वो करते रहें, जो भी आपका वीक सेक्शन हो मेंस में वो कंप्लीट करते रहें, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, ये फर्स्ट वीक का रहेगा अप्रैल का। पहला टॉपिक कवर करते हैं हम लोग, हेपेटाइटिस। इसके बारे में क्या है, न्यूज़ में ये क्यों था? क्योंकि हम लोग को पढ़ना तो है साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिसीज़ के बारे में, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं ना। बाकी न्यूज़ में देखिए क्या है, यहाँ पे बताया गया है एक स्टडी में, रिसेंट स्टडी में, लीवर सिरोसिस जो है और कैंसर का कारण बनने वाली संभावित घातक बीमारी जो हेपेटाइटिस बी है, इसके बारे में देश में सार्वजनिक जागरूकता की कमी है, ऐसा एक स्टडी ने बताया। ठीक है, तो जागरूकता कितना ही है, खासतौर से हेपेटाइटिस बी तो वैसे भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। अवेयरनेस की बात करें तो एक छोटी सी डिसीज़ के बारे में भी नहीं जानते हैं बहुत से लोग, है ना। ये तो हेपेटाइटिस बी है। खैर, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। देखिए, लीवर यानी हिंदी में यकृत बोलते हैं इसे। यकृत में किसी भी प्रकार की सूजन हो या फिर लीवर सेल्स में किसी भी प्रकार की जलन हो, सूजन हो, इसे हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वायरल डिसीज है या फिर बैक्टीरियल डिसीज है? तो ध्यान रखना है, ये वायरल डिसीज है, ठीक है। जब भी हेपेटाइटिस होता है साथ में पीलिया भी हो जाता है ना, जॉन्डिस, ये दोनों पैरेलल चलते हैं, लगभग पैरेलल चलते हैं दोनों डिसीज। और इनके होने के कारण में बहुत बहुत से कारण हैं, जैसे गंदा पानी भी हो सकता है, अल्कोहल इनटेक भी हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड भी हो सकता है, ये रीजंस में रहते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस के 5 वायरस हैं, A, B, C, D और E, जिसमें से हम लोग चर्चा करते रहते हैं हमेशा कि हेपेटाइटिस जो C प्रकार का होता है, C प्रकार का बोल लीजिए या फिर C टाइप का वायरस बोल लीजिए, ये सबसे डेंजरस होता है, ठीक है, क्योंकि हेपेटाइटिस C की कोई वैक्सीन नहीं है। इतनी बात क्लियर है। और ये वायरस से होती है, ये हम लोगों ने सीख लिया पहले ही। चलिए दूसरा यहाँ पे टॉपिक पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, समाचारों में रहा शब्द कैटामाइन क्या है? कैटामाइन न्यूज में इसलिए था क्योंकि इन्होंने, ये जो साहब हैं एलोन मस्क साहब, इन्होंने चर्चा कर ली है ना इस दवा के बारे में। इस दवा को ये इनटेक करते हैं, अवसाद में है अगर कोई इंसान, या फिर फ्रस्ट्रेशन में है, या फिर किसी भी प्रकार से टेंस में है, तो उससे निजात पाने के लिए इस ड्रग का या फिर इस औषधि का यूज करता है व्यक्ति। वैसे 1960 के दशक में पशु संवेदनाहारी के रूप में विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था इस दवा को। बाद में फिर यहाँ पे ह्यूमंस पर अप्लाई किया गया। पर्पस सीख लिए, अवसाद या फिर मानसिक बीमारी के इलाज तथा मनोरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कैटामाइन के बारे में पूछे तो बस एक औषधि याद रखना है, और ख़ासतौर से अवसाद और मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए। मतलब ये कोई डॉक्टरों द्वारा मोहर लगाई गई दवा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, उसी मात्रा में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जीआई टैग से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको तो शायद हम लोग टेस्ट में शायद चर्चा किए थे इसकी ना। मातावारी पेरा और पचरा, मातावारी पेरा और पचरा हाल ही में जीआई टैग मिला इनको। ये किस राज्य से संबंधित है? दोनों ही ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अब देखिए, ये पेरा क्या है और पचरा क्या है। मातावारी पेरा, पेड़ा हम लोग समझते हैं ना, पेड़ा मिठाई, पेड़ा को यहाँ पे पेरा बोल रहे हैं। मातावारी पेरा जो है वो मंदिर में प्रसाद के रूप में काम आने वाली डेयरी आधारित एक मिष्ठान है। तो अब इसका भी पेटेंट मिल गया, ठीक है, इसको भी एक तरीके से पेटेंट मिल गया है। और दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट है पचरा। पचरा ये एक कपड़ा है, ठीक है, हाथ से बना हुआ कपड़ा है, स्थानीय समुदायों के द्वारा बनाया जाता है, ये भी त्रिपुरा का है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखें, पचरा एक कपड़ा है और मातावारी पेरा, पेरा से तो समझ जाएंगे कि ये मिठाई है, ठीक है, और दोनों त्रिपुरा के। बाकी जीआई टैग के बारे में हम लोग जो पुराने फैक्ट पढ़ते रहते हैं वही है, किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे उसकी नकल होने से बचाया जाता है, अनधिकृत नकल ना हो पाए, उसका गलत यूज ना हो पाए, ठीक है, उसके विरुद्ध कानूनी सुरक्षा एक तरीके से है। और इसको दिया जाता है जीआई रजिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। चेन्नई में एक संस्था है जीआई रजिस्ट्री, यही जीआई टैग प्रोवाइड करती है किसी भी प्रोडक्ट को।
और ये जो संस्था है ये किस एक्ट के तहत ये देती है, ये एक्ट भी आपको ध्यान रखना है। मैं 99 आपको याद दिलाता रहता हूँ, GI टैग एक्ट 1999। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अफार ट्रायंगल। इसको मैंने टेस्ट में आपको कवर कराया था, थोड़ा सा चर्चा किया था, ध्यान रखना। अफार ट्रायंगल, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, इसको देख लेते हैं। अब ये एक स्टडी हुई है, जियोलॉजिकल स्टडी हुई है। इन्होंने बताया है, इन्होंने एक अनुमान लगाया है इस स्टडी में कि अफ्रीका के अफार ट्रायंगल में आगामी 5 से 10 मिलियन वर्षों में नए महासागर की उत्पत्ति हो सकती है। ये अफार ट्रायंगल है कहाँ पे, जो हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो पढ़ते हैं, है ना, 4 देश पढ़ते हैं, इथोपिया पढ़ते हैं, इरिट्रिया पढ़ते हैं, डिजिबूती पढ़ते हैं और सोमालिया पढ़ते हैं। ये जो रीजन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसी रीजन में ये अफार ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो ये अफार ट्रायंगल जो है ये एक तरीके से महासागर का शेप है। ठीक है, कि ट्रायंगल के शेप में यहाँ पे महासागर की उत्पत्ति हो सकती है इस रीजन में, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में, और उस ट्रायंगल को बोला जा रहा है अफार ट्रायंगल। तो बस आपको यहाँ पे लोकेशन ध्यान रखना है, बस यही पूछेगा कि अफार ट्रायंगल है क्या, आप बता देना कि एक अनुमानित महासागर है। जो ये मोटा मोटा तो ध्यान रखना ही है कि ये आज की बात नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी जियोलॉजी की बात है तो मिलियंस में बात होती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, डिजिबूती। ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। खैर बहुत 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 बेसिक हो गया है फैक्ट, फिर भी ध्यान रखें, इसमें भी गलती हो ही जाती है। अफार ट्रायंगल है क्या, अभी आपने सीखा, निम्न भूभाग होगा तभी वहाँ पे सागर का निर्माण होगा एक समय पे। निम्न भूभाग है जहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट हैं, न्यूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट हैं, मिलती हैं। इन्हीं का धसाव हो जाएगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे पानी बढ़ जाएगा, इसी में करोड़ों साल लग जाएंगे। यहाँ पे मैं फिगर यहाँ पे देखो मेंशन किया हूँ, यहाँ पे देखिए, ये रेड सी देख रहे हैं, और ये हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ते हैं, इतना रीजन 4 कंट्री पढ़ते हैं, इरिट्रिया, डिजिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ये जो मैंने इस कलर से ऐसे ऐसे करके मेंशन किया है, यही अफार ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल के शेप में है, तो यहीं पे महासागर बनेगा। यानी ये जो पानी गल्फ ऑफ एडन का है, रेड सी का है, या फिर अरब सागर का है, वो यहाँ तक पहुँचेगा एक समय पे, और एक पूरा रीजन फिर रेड सी, इस तरीके से रेड सी गल्फ ऑफ एडन का शेप हो जाएगा पानी का। यानी ये जो ज़मीन है इस पर पानी भर जाएगा, सिंपल सी बात है। अरेबियन प्लेट दिख रही है, नुबियन प्लेट दिख रही है, सोमालियन प्लेट दिख रही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछेगा, टेक्टोनिक साइड से पूछेगा अगर क्वेश्चन, तो वो यही पूछ लेगा कि यहाँ पे प्लेट हैं कौन कौन सी लाई करती हैं, तो बता दीजिएगा। ठीक, चलिए, और क्या है, टेक्टोनिक संचलन और रिफ्ट विस्तार के कारण अपार क्षेत्र में महासागर की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे मूवमेंट होगा प्लेट्स का, तभी तो ये सारी चीज़ें होंगी। ये क्वेश्चन कीजिए, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ट्राई सर्विस कॉमन सेंटर से समझ रहे हैं, ट्राई सर्विस से समझ रहे हैं ना। यहाँ पे ये जो तीनों फोर्स है हमारी, नेवी है, आर्मी है और एयर फोर्स है, यहाँ पे तीनों सर्विस लेंगे यहाँ से डिफेंस स्टेशन से। कहाँ पे बनाया जा रहा है, मुंबई में। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस महत्वपूर्ण आंदोलन की शताब्दी वर्ष अभी हाल ही में मनाई गई। 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक ऑप्शन आपको बेकॉम सत्याग्रह दिखेगा, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है इसका। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देखना है, हिस्टोरिकल फैक्ट क्या क्या है। बेकॉम सत्याग्रह ये एक्टिव कहाँ था, केरल में, त्रावणकोर रियासत के बेकॉम में। बेकॉम जगह का नाम है। मार्च 1924 से नवंबर 1925 तक चला था। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। अहिंसक आंदोलन था, अस्पृश्यता एवं जाति उत्पीड़न को चुनौती दी थी इस मूवमेंट ने। ठीक है, इस आंदोलन ने। बाद में फिर यहाँ पे गांधी जी भी पहुँचे थे। बेकॉम महादेव मंदिर के आसपास बेसिकली है क्या, तो ये इसकी एक तरीके से ये इमर्ज कैसे हुआ था, ये मूवमेंट इमर्ज कैसे हुआ था, रीजन में क्या है, वही कि कुछ यहाँ पे ट्राइब्स थी, कुछ विशेष समुदाय के लोग थे, उनको काफ़ी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थे, खासतौर से मंदिर के आसपास जाने में। बेकॉम महादेव मंदिर के आसपास की सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध के कारण ये शुरू हुआ था। विशेषकर एजाबाओ को प्रतिबंधित था। एजाबाओ एक समुदाय का नाम है, एक वर्ग का नाम है। ठीक है, जैसे एजाबा नेता एक थे, हम लोग जो पढ़ते रहते हैं हिस्ट्री में, टी के माधवन, के केशव मेनन और के केलप्पन। पूछा जाता है ना कि बेकॉम सत्याग्रह से कौन नेता या फिर कौन व्यक्ति, कौन पर्सनालिटी संबंधित है, तो ये सब लगाना है। तो ये क्या थे, ये एजाबा नेता ही थे जिनको प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, तो यही फिर इमर्ज होके आए थे नेता के रूप में, इन्होंने लीड किया था इस मूवमेंट को। मार्च 1925 में महात्मा गांधी भी बेकॉम पहुंचे थे। ठीक है, 1936 में त्रावणकोर के राजा ने ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए प्रतिबंध को हटा लिया था। ठीक है, तो इनका बेकॉम सत्याग्रह का टाइम याद रखना है, 1924 से 1925 तक चला था।
किस वजह से मर्ज हुआ था ये भी सीख लिया, और नेताओं के नाम भी याद रखना है, ठीक, क्योंकि नेताओं के नाम पूछा जाता है, व्यक्ति के नाम पूछा जाता है। एक अच्छा पुरस्कार है, ये जिस फील्ड में दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, स्कॉच ESG पुरस्कार 2024। ESG का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, ESG का मतलब पहले देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ESG। ई का मतलब इन्वायरमेंट से, पर्यावरण में कुछ अच्छा काम कर रही होगी कंपनी या संस्था कोई। एस का मतलब यहाँ पे सोशल ले लीजिए, या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये सेंस समझ लीजिए। और जी का मतलब यहाँ पे गवर्नेंस, कि शासन के रूप में वो अच्छा काम की है। क्लियर है? किसको मिला है पुरस्कार? REC को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि REC अब महारत्न भी हो गई है ना। अभी रिसेंट में ही मिला था REC को महारत्न का दर्जा। अब REC के बारे में जल्दी से देख लीजिए। महारत्न कंपनी है, काम क्या करती है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है ये। और ये काम क्या करती है? ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपनी का? ये फाइनेंस करती है, ठीक है, लोन देती है कुल मिला के। एक तरह से NBC कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी है। IFC बोलते हैं इस तरह की कंपनियों को, जो निर्माण के लिए या फिर बुनियादी ढांचे के लिए, स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो पैसा देती है, ठीक है, वित्त पोषित करती है किसी भी कंपनी को। तो विद्युत और गैर विद्युत, खैर यहाँ पे गैर विद्युत भी है, बुनियादी ढांचे दोनों को वित्त पोषित करती है, ठीक है। इस अवार्ड के बारे में देख लीजिए, स्कॉच ESG, पर्यावरण, सामाजिक और शासन, ये देख लिया हम लोगों ने, में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हम लोगों को बस इतना याद रखना है कि ये प्राइस मिला किसको है? REC को मिला है। देखें, डिफेंस एक्सपोर्ट में कुछ डेटा सामने आया है, यहाँ पे देखेंगे कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, कितना डिक्रीमेंट हुआ है। पहली बात क्या लिखी है? पहले फाइनेंशियल ईयर देखिए, 2023 और 2024। तो ये तो पुराना फाइनेंशियल ईयर है। तो पुराने फाइनेंशियल ईयर में देखिए, रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि हुई है, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 33% की वृद्धि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिफेंस एक्सपोर्ट में, अगर डिफेंस के मैटर में, डिफेंस एक्सपोर्ट के मैटर में डिकेडल ग्रोथ पूछे तो डिकेडल ग्रोथ भी बता देना कि वित्त वर्ष 2013-14 से अगर तुलना करते हैं, यानी पिछले 10 वर्षों का हम लोग देखते हैं डेटा, तो डिफेंस एक्सपोर्ट में 31 गुना की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे से फैक्ट हैं, उनको ध्यान रखिएगा। निजी क्षेत्र का यहाँ पे पार्टिसिपेशन 60% है, और डिफेंस अंडरटेकिंग यानी जो गवर्नमेंट वाली हैं उनका 40% यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, ठीक है। चलिए, एक बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, चर्चा में बना कच्चा तीबू द्वीप, कच्चा तीबू आइलैंड जो है कहाँ स्थित है? ये समाचार में था भाई, इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के बीच। ये जो हम लोग पाक स्टेट देखते हैं, पाक जल संधि देखते हैं, इसी में है। मैं मैप लगाऊंगा तो पॉज कर लेना वीडियो को, देखना, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, चर्चा में रहा शब्द हवाना सिंड्रोम क्या है? हवाना सिंड्रोम, ये सिंड्रोम समझते हैं ना, सिंड्रोम ये कोई एक डिसीज नहीं होती है, ग्रुप ऑफ डिसीज होती है। हवाना के नाम से तो आपको यही रख लेना याद कि भाई ये रहस्यमय रोग है। रहस्यमय क्यों बोल रहे हैं लोग? क्योंकि इसकी एक्टिविटी देखिए, इस रोग से जो एक्टिविटी करता है इंसान वो इस तरीके की है। रात में अत्यधिक सर दर्द हो जाना, चुभने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब यहाँ भारत में अगर ये रोग हो जाए तो लोग तो इसको पागल कहने लगेंगे, है ना। यहाँ तो ऐसे बोलते हैं जैसे, है ना, वो भूत चढ़ गए, इस तरीके से बोला जाएगा अगर ये सिंड्रोम अगर हुआ किसी को। यहाँ पे सिंड्रोम का मतलब अभी सीखा आपने, लक्षणों का एक समूह है, एक साथ कई समस्याएं मनुष्य में दिखाई देती हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन है, समाचारों में रहा कल्ल-काडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल्ल-काडल क्या संदर्भित करता है? कल्ल-काडल नाम की ऊंची समुद्री लहर है। इसका मतलब है कि समुद्री लहरें जो हैं इन्हीं को कल्ल-काडल बोला जाता है किसी स्पेसिफिक रीजन में, और स्पेसिफिक रीजन है लक्षद्वीप और तमिलनाडु। अफेक्टेड अगर रीजन पूछे तो बता देना, यही लक्षद्वीप और तमिलनाडु। चलिए, देखें, क्रोकस सिटी हॉल, अभी देखा था भाई, आतंकवादी हमला हुआ था मॉस्को के इस हॉल में, 137 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। इस्लामिक स्टेट खुरासान जो है इसके द्वारा हमला किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रोकस सिटी अगर पूछे कहाँ पे तो ध्यान रखना मॉस्को, रसिया। हो जाएगा क्रोकस के बारे में। ये IS के क्या है? इस्लामिक स्टेट खुरासान। ये IS के अफगानिस्तान स्थित शाखा है, अफगानिस्तान के शिया अल्पसंख्यक को निशाना बनाता है जनरली। चलिए, देखिए भाई, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे बस जो कुछ खास बातें वो देख लेते हैं। इसकी चर्चा वैसे मैंने कर ली थी पिछले वीडियो में, और ख़ास भी है, इंपॉर्टेंट है भारत के बारे में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है भारत में। 92 अरबपतियों के साथ मुंबई विश्व में अरबपतियों की बढ़ती संख्या के संबंध में शीर्ष राजधानी बन गई है। अगर मुंबई में पूछे तो मुंबई में 92 अरबपति हैं, ठीक है, वर्तमान में। ये एक शहर के बारे में चर्चा हुई अभी तो,
तो ये तीसरे स्थान पर है। मुंबई 92 अरबपतियों की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? न्यूयॉर्क है, यहाँ पे 119 अरबपति हैं। दूसरा शहर कौन सा है? लंदन है, इसमें यहाँ पे 97 अरबपति हैं। और तीसरा स्थान मुंबई है, जो भी आपने देखा 92, ठीक है, 92 अरबपति हैं। तो ये तो शहरों के अनुसार हो गया। अब यहाँ पे क्या है? रिपोर्ट हाल के ही दिनों में भारत की बढ़ती आर्थिक प्रमुखता को इंडिकेट करती है, ठीक है। नंबर ऑफ बिलियनियर्स बढ़ेंगे तो ये तो इंडिकेशन हो गई। भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 271 हो गई है, ये टोटल है, ठीक है। ये भारत में कुल अरबपति कितने हैं? 271, ये भी याद रखना है। मुंबई में अगर पूछे तो 92 याद रखना है। 2023 में 94 नए अरबपति शामिल हुए। अगर इंक्रीमेंट पूछे तो इंक्रीमेंट में आपको डेटा 94 याद रखना है। 3 फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े। इंक्रीमेंट कितना हुआ? 94 का। मुंबई तीसरे स्थान पर है शहरों में अरबपतियों की संख्या में। यहाँ पे कितने अरबपति हैं? 92। टोटल भारत में अरबपति कितने हैं? 271, ठीक है। चौथा यहाँ पे पॉइंट क्या है? भारत अरबपतियों की संख्या में तीसरे स्थान पर है। ये भी एक चीज़ आई, मुंबई भी तीसरे स्थान पर है। और अगर देश के अनुसार बात करें तो भारत भी तीसरे ही स्थान पर है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या में बता रहा हूँ। अरबपतियों की संख्या में अगर कंट्री वाइज पूछे तो चाइना है, 814 अरबपति हैं चाइना में। दूसरा स्थान है यूएसए का, यहाँ पे 800 है। और तीसरा स्थान है यहाँ पे, अभी आपने देखा ना, भारत, ठीक है, कंट्री के अनुसार भारत। और अगर सिटी के हिसाब से पूछे तब भी यहाँ पे तीसरे स्थान पर मुंबई है। भारत में कितने? 271 अरबपति। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं टॉप 10। अब सभी को याद नहीं रखना है, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। सबसे अरबपति आदमी कौन है? सबसे अमीर आदमी कौन है? एलोन मस्क, 231 बिलियन डॉलर की संपत्ति इनके पास। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं, अमेजोन वाले, 185 बिलियन डॉलर है। तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ड है, 175 बिलियन डॉलर। चौथा स्थान है मार्क जुकरबर्ग का, ठीक है। और यहाँ पे अगर भारतीय की बात करें तो 10वां स्थान है मुकेश अंबानी का। ये आपको याद रखना है कि हुरॉन जो रिच लिस्ट है इसमें मुकेश अंबानी साहब का कौन सा स्थान है? 10 लगा देना है, ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, ठीक है। 115 बिलियन डॉलर के साथ 10वें स्थान पर है। चलिए, बस मुकेश अंबानी साहब का याद रखना है नाम, बाकी टॉप वाला जो है वो तो लगा ही लेंगे। बताइए, क्वेश्चन है, किसी भी अर्थव्यवस्था में समाचारों में रहने वाला शब्द हॉकी स्टिक प्रभाव क्या है? हॉकी को थोड़ा माइंड में सोचिए तो समझ में आ जाएगा। हॉकी स्टिक प्रभाव एक लंबी सपाट अवधि के बाद डेटा बिंदु जो है में तेज वृद्धि या फिर गिरावट को दर्शाता है। अगर पूछ ही ले, ठीक है, इकोनॉमी से करंट्स का क्वेश्चन है, हॉकी स्टिक इफेक्ट क्या है, तो परेशानी नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगा ले जाएंगे आप। यहाँ पे देखिए, ये हॉकी के शेप से आप आइडिया लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ पे ये सबड्यू ग्रोथ है, ठीक है, स्टैग्नेंट है। और ये जो पॉइंट है ये ग्रोथ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब यहाँ से बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्रोग्रेस ऑफ, कोई कंपनी हो सकती है, कोई सेक्टर हो सकता है, कोई इकोनॉमी हो सकती है, कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ वो कंपनी भी पूछ सकता है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी हो सकती है। इफेक्ट ही तो दिखाना है, तो इफेक्ट यहाँ से दिख जाएगा। और जब यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे या फिर ग्रोथ यहाँ पे पहुँच जाएगी तो उसे बोला जाएगा सर्जिंग ग्रोथ, ठीक है, बढ़ती वृद्धि। चलिए देखें नेक्स्ट क्या है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। हाल ही में किस ग्रह के उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगा है? किस ग्रह के उपग्रह पर? ये उपग्रह है कैलिस्टो। ये सैटेलाइट किसका है? ये जुपिटर ग्रह का सैटेलाइट है कैलिस्टो। जुपिटर के बारे में हम लोग गैनीमेड पढ़ते हैं, यूरोपा पढ़ते हैं, आयो पढ़ते हैं ना, ये सारे जुपिटर के सैटेलाइट हैं। गैनीमेड के बारे में तो पढ़ रहे होंगे ना, ये सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, बृहस्पति का ही है। अगर साइज वाइज देखें तो सबसे बड़ा गैनीमेड है जुपिटर का, उसके बाद टाइटन है सैटर्न का, उसके बाद फिर कैलिस्टो सैटेलाइट है जुपिटर का, ठीक है। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह पूछे गए हैं एग्जाम्स में, गैनीमेड हुआ, यूरोपा हुआ, आयो हुआ, कैलिस्टो हुआ, हो जाएगा। चलिए ओजोन की चर्चा कर लेते हैं। ओजोन लेयर यहाँ पे पाई गई है कैलिस्टो पे। ओजोन लेयर क्या है? बहुत बेसिक है, हानिकारक परावैंगनी यूवीज जो हैं अल्ट्रावैंगनी विकिरण से बचाव करती है। सिचुएटेड कहाँ पे है? ये कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर जो है समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, स्ट्रेटोपोज बोलते हैं उसे, है ना। ओजोन परत यहीं पे लाई करती है। और हाइट भी पूछी गई है अक्सर, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक। चलिए देखें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने
बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान की। इंपॉर्टेंट है भी, नेपाल ने अभी इस चार्टर को स्वीकृति दी है। नेपाल खैर मेंबर तो है ही बिम्स्टेक का, लेकिन चार्टर अलग है, मेंबर वाली बात अलग है। तो बस इतना ही याद रखना है कि अभी हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति किसने दी? नेपाल ने। बिम्स्टेक के बारे में देखें, ये क्या है। स्टार्टिंग में बिम्स्टेक को BISTEC बोला जाता था, मतलब 4 ही देश थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। इसका फुल फॉर्म हो गया ये, तो EC का मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, आर्थिक सहयोग के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। 7 मेंबर कंट्री है बिम्स्टेक, और इसकी स्थापना की गई थी 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ठीक है, चलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल सन की बात करते हैं। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल सन का मतलब है कि आर्टिफिशियल सन बन नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर सेंस ये है कि सूर्य के कोर में जितना टेम्परेचर है उतना या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर को अचीव करने के लिए कोशिश की गई है दक्षिण कोरिया के द्वारा, और कोशिश सफल हो गई है। दक्षिण कोरिया परमाणु संलयन अनुप्रयोग में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का मतलब समझ रहे हैं? करोड़ में बदलोगे क्या करोगे? 10 से भाग देना है, करोड़ बन जाएगा। 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर अचीव किया है 48 सेकंड के लिए, मतलब 48 सेकंड तक इतना टेम्परेचर अचीव हुआ है एक अनुप्रयोग में। ठीक है, और हम लोग कोर का टेम्परेचर कितना पढ़ते हैं सन की? वो तो 1 ही करोड़ पढ़ते हैं, या फिर लगभग 1.5 करोड़ पढ़ते हैं ना, 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ से ये 10 करोड़ कितना ज़्यादा है, लगभग 7 गुना ज़्यादा है। तो 7 गुना ज़्यादा टेम्परेचर अचीव करने में सफलता हासिल की है दक्षिण कोरिया ने। तो यही बस आपको ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल अगर सन की बात हो तो दक्षिण कोरिया ऑप्शन में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स हो गया। और सपोर्ट वगैरह किया कीजिए, ठीक है, दोस्तों में शेयर वगैरह किया कीजिए, अगर उनको ठीक लगेगा तो वो फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।